इस देश में बहुत सारे मस्जिद, बहुत सारे चर्च आपको किसी खास प्राइम लोकेशन पर मिलेंगी, जैसे कि आर्मी कैंट के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, बॉर्डर के आसपास। अब आपको क्या लगता है कि देश की छावनियों के पास, सामरिक रूप से संवेदनशील सीमाओं पर और पहाड़ों की सबसे प्राइम लोकेशन पर लाखों एकड़ जमीन का किसी खास संस्था के पास होना सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं दोस्तों, यह कोई मामूली भूमि आवंटन नहीं था, बल्कि एक ऐसी सोची समझी और गहरी भू राजनीतिक रणनीति थी जिसके तहत देश के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों को इन संस्थाओं को सौंप दिया गया, ताकि भारत के भीतर ही एक ऐसा समानांतर गढ़ तैयार किया जा सके जहां ये अपनी अवैध गतिविधियों को बिना किसी रोक टोक के संचालित कर सके। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे मुख्य धारा की मीडिया अक्सर छूने से भी कतराती है, लेकिन यह हमारे देश के भविष्य, संप्रभुता और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। जब हम भारत को साफ करने की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में केवल सड़कों की सफाई या कूड़ा कचरा हटाना ही आता है, लेकिन असल सफाई वो होती है जो देश के सिस्टम, उसकी सीमाओं, उसकी बेशकीमती जमीनों और दशकों पुराने कानूनी लूप होल के भीतर चल रहे खेल को खत्म करे। आज का ये एपिसोड किसी सामान्य राजनीतिक बहस के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक गहरी, अकाट्य और तथ्यों पर आधारित पड़ताल है कि क्यों देश में राष्ट्रवादी सरकारों का होना अनिवार्य हो जाता है जब मामला देश के भीतर ही समानांतर व्यवस्था खड़ी करने वाली ताकतों से निपटने का हो। हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा, अदालतों के ऐतिहासिक फैसलों को खंगाला जाएगा और यह उजागर किया जाएगा कि कैसे लाखों एकड़ सरकारी जमीनें धीरे धीरे कुछ खास संस्थाओं के कब्जे में चली गई और अब जाकर उन पर कड़ा प्रहार शुरू हुआ है। आप में से कितने लोग यह जानते हैं कि भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन किस संस्था के पास है? जब आप इस सच से पर्दा उठाएंगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह कोई सामान्य भूमि प्रबंधन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक नेटवर्क काम कर रहा है। घुसपैठियों की समस्या हो, जमीनों पर अवैध कब्जे का खेल हो, या फिर विदेशी फंडिंग के दम पर जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश, इन सभी मोर्चों पर एक साथ प्रहार करना किसी कमजोर या फिर तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार के बस की बात ही नहीं है। इस पूरी कड़वी सच्चाई को समझने के लिए हमें उस मानसिकता की गहराई में उतरना होगा जो मजहब और मजहबी किताबों की आड़ लेकर दुनिया भर में अपने पैर पसारती है और भारत जैसे सनातन संस्कृति वाले देश की सहिष्णुता का गलत फायदा उठाती है। इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें धर्म और रिलीजन के बीच के बुनियादी अंतर को समझना होगा, जिसे हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने जानबूझकर धुंधला कर दिया है। भारत की धरती ने हमेशा धर्म और मानवता को सर्वोपरि माना है, जिसका अर्थ किसी मजहबी किताब से नहीं बल्कि कर्तव्य, न्याय, सदाचार और ब्रह्मांडीय संतुलन से है, जहां हर जीव के प्रति करुणा की बात कही गई है। इसके विपरीत जब हम कुछ वैश्विक विचारधाराओं को देखते हैं जिन्हें वे खुद किताबियां कहते हैं, तो उनका चरित्र केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल होता है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका मुख्य उद्देश्य केवल ईश्वर की इबादत करना नहीं बल्कि जमीन पर कब्जा करना, साम्राज्य का विस्तार करना और अपने दायरे को लगातार बढ़ाते जाना है। इतिहास गवाह है कि इसी विस्तारवादी सोच के कारण दुनिया के तमाम कोनों में तलवार के दम पर सभ्यताओं को नष्ट किया गया, मूल निवासियों पर अत्याचार किए गए और उनके अस्तित्व को मिटा दिया गया। जब यह ताकत भारत की सीमाओं के भीतर दाखिल हुई तो उनका पहला हमला संस्कृति के प्रतीकों और हमारी जमीनों पर हुआ। भव्य और प्राचीन मंदिरों को जानबूझकर तोड़ा गया और उनके मलबे पर मस्जिदें, मजारें और मदरसे खड़े किए गए, ताकि यह दिखाया जा सके कि पुरानी सत्ता अब समाप्त हो चुकी है और अब एक नया भू राजनीतिक ढांचा स्थापित हो चुका है। यह सिलसिला केवल मुगलों या फिर सुल्तानों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जब देश में कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक शासन आया तो अंग्रेजों ने भी इसी नीति को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कानून का एक ऐसा मकरजाल बनाया जिसने भारतीय समाज की सामूहिक संपत्तियों को कानूनी तौर पर हड़पने का रास्ता साफ कर दिया और चर्च और मिशनरियों को वे विशेषाधिकार दे दिए जो इस देश के मूल नागरिकों को कभी नसीब ही नहीं हुआ। आज जब भाजपा की सरकारें इन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने और इन विषयों को आधिकारिक तौर पर उठाने का काम कर रही है, तो इसे राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारें उस सदियों पुराने घाव का इलाज कर रही है जिसे अब तक छिपाया जाता रहा था। अब हम उन आंकड़ों पर आते हैं जो किसी भी जागरूक नागरिक को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हम वाकई एक संप्रभु देश में रह रहे हैं
या फिर हमारे भीतर ही कई छोटे छोटे स्वायत्त राज्य विकसित हो चुके हैं। वर्तमान में भारत के भीतर लगभग 7 से 8 लाख एकड़ बेशकीमती जमीन अकेले वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है और इसी जमीन का एक बड़ा हिस्सा शहरों के प्राइम लोकेशन पर स्थित है जहां कमर्शियल एक्टिविटीज चलती हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर तुलना करें तो यह देखना अविश्वसनीय लगता है कि दुनिया भर में किसी एक संप्रदाय या मजहबी संस्था के पास 17 करोड़ एकड़ से भी कहीं अधिक जमीन की ओनरशिप हो सकती है, जो कई छोटे छोटे देशों के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक काल यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 20 लाख एकड़ सरकारी और सामुदायिक जमीन को बड़ी चालाकी से ईसाइयों और मिशनरियों के हवाले कर दिया गया। हाल ही में जब महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे भूमि आवंटन और उसके पीछे के घालमेल की जांच बैठाने का फैसला किया तो जो सच सामने आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। नासिक में अकेले एक मिशनरी जमीन का लगभग 300 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ, जहां सरकारी शर्तों का उल्लंघन करके जमीनों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की जा रही थी। इस बड़े खुलासे के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के भीतर मौजूद तमाम चर्च और मिशनरी संपत्तियों के ऑडिट का ऐतिहासिक आदेश दिया, जिसने उस नेक्सस की चूल्हे हिला दी जो दशकों से बिना किसी रोक टोक के इस देश की सरकारी संपत्तियों को अपनी जागीर समझकर इस्तेमाल कर रहा था। इस जमीन घोटाले और कब्जा नीति की जड़ें सीधे तौर पर आजादी के बाद के उस दौर से जुड़ी हुई है जब देश के बागडोर तुष्टीकरण की राजनीति के कर्णधारों के हाथ में थी। आजादी मिलते ही यह नियम लागू होना चाहिए था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मिशनरियों को दी गई तमाम लीज और जमीनें स्वतः ही भारत सरकार के स्वामित्व में आ जाए। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय इस पूरे खेल को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि इसे और बढ़ावा दिया गया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस खतरे को भांपते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत इन औपनिवेशिक जमीनों की समीक्षा होनी थी और उन्हें राज्य सरकारों के अधीन लाया जाना था। लेकिन शास्त्री जी के असमय निधन के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उस सर्कुलर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और पूरे मामले को इस तरह से दबा दिया गया जैसे ऐसा कोई निर्देश जो था वो कभी अस्तित्व में आया ही नहीं था। इस पूरे कानूनी खेल को समझने के लिए हमें साल 1927 में जाना होगा, जब ब्रिटिश संसद द्वारा चर्च एक्ट पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रभाव को औपचारिक रूप से बाहर करना था। इसके स्थान पर चर्च ऑफ इंडिया, बर्मा एंड सिलोन का गठन किया गया और इसके साथ ही भारतीय चर्च ट्रस्ट यानी कि इंडियन चर्च ट्रस्ट ICT की स्थापना की गई ताकि औपनिवेशिक भारत में ईसाईयत की संपत्तियों का प्रबंधन किया जा सके। साल 1948 में जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से समेट लिया गया तो इन ट्रस्टों की कानूनी प्रासंगिकता समाप्त हो जानी चाहिए थी और आखिरकार 1960 में इस पुराने एक्ट को आधिकारिक तौर पर डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी चालाकी की गई वो थी एक सेविंग क्लॉज को जोड़ना, जिसके तहत पुरानी ट्रस्टों को चुपचाप जारी रखने की अनुमति दे दी गई। शास्त्री जी के सर्कुलर के अनुसार यह साफ था कि लीज खत्म होने के बाद ये तमाम जमीनें राज्य सरकारों के पास वापस आनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर एक ऐसा कानूनी वैक्यूम यानी कि खालीपन छोड़ दिया जिसका फायदा उठाकर भू माफिया और मजहबी संस्थाएं देश की संप्रभुता से खेलती रही। जब 1960 के एक्ट के बाद एक कानूनी वैक्यूम पैदा हुआ तो उसका फायदा उठाने के लिए साल 1970 के आसपास दो बेहद शक्तिशाली संस्थाओं का उदय हुआ, जिन्हें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI और चर्च ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन संस्थाओं का ढांचा बेहद कॉर्पोरेट और रणनीतिक है, जहां CNI का मुख्यालय नागपुर में बनाया गया और CSI का मुख्यालय मद्रास में स्थापित किया गया। उन्होंने पूरे देश को अलग अलग डायोसिस यानी कि धार्मिक अंचलों में बांट दिया और स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी प्राइवेट सोसाइटियां और ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवा दिए। इन सोसाइटियों का एकमात्र काम यह था कि वे ब्रिटिश काल की उस पुरानी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अपना दावा ठोकना शुरू कर दे, जिनकी लीज बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। इन संस्थाओं ने राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करके स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी जमीनों को अपने नाम चढ़वाना शुरू किया और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर वहां बड़े बड़े स्कूल, आलीशान अस्पताल, कमर्शियल मॉल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए। यह केवल एक आर्थिक घोटाला नहीं था, बल्कि इसके पीछे डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या असंतुलन पैदा करने का एक गहरा चक्रव्यूह भी काम कर रहा था। इस पूरी जमीन हड़पो नीति को कन्वर्जन यानी कि जबरन और लालच के दम पर होने वाले धर्मांतरण के खेल से सीधे जोड़ा गया। रणनीति बेहद साफ थी कि पहले गरीब, वंचित और जनजातीय समाज के लोगों को टारगेट करके उन्हें ईसाई बनाओ,
फिर इन अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी जमीनों पर उन्हें बसा दो, उन्हें सुविधाएं दो और इस तरह के एक एक इलाके की आबादी की संतुलन पूरी तरह से बदल डालो ताकि आने वाले समय में राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन कानून के हाथ भले ही देर से पहुंचे, वे सच को सामने लाकर ही रहते हैं। और ऐसा ही हुआ है जब भारत की न्यायपालिका ने इस पूरे सिंडिकेट पर अपने ऐतिहासिक चाबुक चलाए। सबसे बड़ा कानूनी झटका साल 2013 में लगा जब मालवीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाते हुए कहा कि सीएनआई या फिर सीएसआई जैसी संस्थाओं की इन औपनिवेशिक जमीनों पर कोई कानूनी ऑनरशिप या फिर मालिकाना हक बनता ही नहीं है, क्योंकि यह मूल रूप से भारत सरकार की संपत्तियों के दायरे में आती है। इसी तरह केरल हाईकोर्ट ने भी अपने एक पूर्व आदेश में साफ कर दिया था कि भारत के भीतर केवल और केवल भारत का संविधान और यहां के कानून चलेंगे। यहां कोई कैनन लॉ या फिर वेटिकन सिटी के नियम कायदे लागू नहीं हो सकते। राज्य सरकारें इन जमीनों के वास्तविक मालिक हैं और उन्हें अपनी संपत्ति वापस लेने का पूरा अधिकार है। इस पूरे नेक्सस का सबसे घिनौना चेहरा तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीटर बलदेव केस का खुलासा हुआ, जहां लगभग 10,000 करोड़ रुपए की बेशकीमती सरकारी और डिफेंस की जमीनों को फर्जी कागजात के आधार पर निजी हाथों में बेच दिया गया था। जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, इस पूरे रैकेट के खिलाफ न केवल कड़ी जांच बैठाई गई, बल्कि मुख्य आरोपी पीटर बलदेव समेत कई रसूखदार लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी देरी के राज्य के सभी जिला कलेक्टर को सख्त निर्देश जारी किए कि वे अपने अपने जिलों में मौजूद ऐसी तमाम जमीनों का रिकॉर्ड खंगालें और उन्हें तुरंत सरकारी कब्जे में लें। आज यह पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद देश में यदि सबसे बड़ी भूमि संपदा किसी के पास अवैध रूप से दबी हुई है तो वो यही चर्च और मिशनरी के कब्जे वाली जमीनें हैं, जो 100% सरकारी संपत्तियां हैं। यही वह बिंदु है जहां हमें समझ में आता है कि देश और राज्यों में एक मजबूत, राष्ट्रवादी और साहसिक सरकार का होना क्यों आवश्यक है। क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकार सत्ता में है, वहीं पर वक्फ के बेलगाम अधिकारों, अवैध घुसपैठियों और चर्च मिशनरी जमीनों के इस काले साम्राज्य पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा नासिक के जमीन घोटाले में चर्च ऑडिट का आदेश देना एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जिसे पूरे देश के लिए एक मॉडल बनाया जाना चाहिए। आज समय की मांग है कि जैसे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पारदर्शिता के लिए कानून में संशोधन और जेपीसी का गठन किया जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पर पूरे देश में एक व्यापक नेशनल चर्च ऑडिट होना चाहिए, ताकि एक एक इंच की जमीन का जो ऑनरशिप है उसका सच देश के सामने आ सके। ये वो जमीनें हैं जिनकी लीज अवधि या तो आधी सदी पहले ही खत्म हो चुकी हैं, या फिर जिनके अलॉटमेंट की शर्तों का सरेआम उल्लंघन करके वहां कमर्शियल धंधे चलाए जा रहे हैं। जब इन जमीनों का मालिकाना हक पूरी तरह से राज्य सरकारों का है, तो फिर इसका मैनेजमेंट और इसके होने वाली अरबों खरबों की कमाई किसी प्राइवेट चर्च ट्रस्ट की जेब में क्यों जानी चाहिए। साल 1965 और 1976 में भी केंद्र सरकार के स्तर पर एक ऐसी ही सर्कुलर जारी किए गए थे जो इन जमीनों को वापस लेने की दिशा में थे, लेकिन कांग्रेस शासनकाल के दौरान उन्हें फाइलों के अंबार के नीचे दबा दिया गया ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। आज जब इन पुराने सर्कुलरों पर जमी धूल को साफ किया जा रहा है, तो तुष्टीकरण का नेक्सस बौखलाया हुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब उनके अवैध सत्ता के दिन गिनती के बचे हैं। जब सरकार इन 20 लाख एकड़ से अधिक सरकारी जमीनों पर अपना वैध कब्जा वापस लेगी, तो इसका प्रभाव केवल रियल एस्टेट या फिर कानून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह देश के भीतर चल रहे कई देश विरोधी नैरेटिव्स को हमेशा के लिए दफन कर देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे ही इन जमीन पर सरकार का कंट्रोल होगा, विदेशी पैसे के दम पर चलने वाला धर्मांतरण और कन्वर्जन का पूरा खेल एक झटके में रुक जाएगा, क्योंकि मिशनरी गतिविधियों के लिए मिलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इन जमीनों का वास्तविक उपयोग देश के उन गरीब, शोषित और वंचित नागरिकों के प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाने, अत्याधुनिक सरकारी अस्पतालों का निर्माण करने, विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खोलने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किया जा सकेगा, जो जमीन की कमी के कारण अटके रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि आज हमारा देश 4 मुख्य आंतरिक और वैश्विक समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें पहला है आक्रामक इवेंजेलिकल चर्च नेटवर्क, दूसरा है वक्फ और कट्टरपंथ के गठजोड़ से संचालित रेडिकल इस्लाम, तीसरा है देश के भीतर रहकर ही देश को खोखला करने वाला वामपंथ, और चौथा है वैश्विक बाजार की वो ताकतें जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही है। आज मोदी सरकार और राज्यों की भाजपा सरकारें इन चारों मोर्चों पर
एक साथ बिना डरे बिना थके काम कर रही है। वामपंथ की हालत तो यह हो चुकी है कि वह राजनीतिक रूप से पूरे हिंदुस्तान से साफ हो चुका है और अब उसकी कोई सरकार नहीं बची है। इसीलिए उसने अपनी रणनीति बदलकर अब पत्रकारिता, अकादमिक जगत और विदेशी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के जरिए देश में केवल और केवल वैचारिक विवाद और विभाजन पैदा करने का जरिया ढूंढ लिया है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण से यह साफ हो जाता है कि भारत को अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्लीन करने का यह मिशन कितना बड़ा, कितना जटिल और कितना आवश्यक है। यह लड़ाई केवल राजनीतिक बयानों की नहीं है, बल्कि यह भारत की खोई हुई जमीनों, उसके स्वाभिमान और उसके कानूनी अधिकारों को वापस लाने का एक महाअभियान है। जब तक देश की सुरक्षा, संप्रभुता और संपदा को सुरक्षित रखने वाली सरकारें सत्ता के शीर्ष पर नहीं होंगी, तब तक ऐसे भू राजनीतिक आंदोलनों को रोकना नामुमकिन है जो धर्म की आड़ में इस देश को बांटने का सपना देखते हैं। अब समय आ गया है कि इस देश का हर नागरिक इन छुपे हुए कानूनी खेल और जमीन की सच्चाई को समझे, ताकि कोई भी ताकत हमें गुमराह न कर सके। आप इस पूरे मुद्दे पर, खासकर नेशनल चर्च ऑडिट की मांग और वक्फ की जमीनों पर चल रही कार्रवाई पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अतीत की इस ऐतिहासिक भूलों को सुधारने में हम पहले ही बहुत देर हो चुके हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में पूरी प्रखरता के साथ में साझा कीजिए और इस वीडियो को देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाइए, ताकि सच की आवाज दबने न पाए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।